नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आपका चल रहा है और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का ये सेकंड पार्ट है। इसका एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, डर्मेटाइटिस, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है? तो इससे होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म होता है। ठीक है, किसकी कमी से होता है? ये थायरॉक्सिन की कमी से। नेक्स्ट देखिए, यह किसका मानना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है? ये जो आपका कथन है किसने कहा है? ये कहा है आपका डी.एन. मजूमदार, लुई ड्यूमा, एम.एन. श्रीनिवास या एस.सी. दुबे। तो ये किसका है? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, लुई ड्यूमो का। ठीक है, तो देखिए इनका देखिए लुई ड्यूमो उनका मानना था कि जो जाति है ये इतने सालों से चली आ रही कि अब ये सिर्फ एक सामाजिक चीज़ नहीं रह गई है, ये लोगों के मन मस्तिष्क में इतनी गहराई से बैठ गई है कि जो हिंदू धर्म है अब ये बिना जाति के इसका जो इसका जो अस्तित्व है वो संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है कौन सा? 77, 66, 58 या 46? कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है वैश्विक गरीबी सूचकांक 2021 में 66, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये याद रखिएगा कि किस सन का पूछा रहा है, किस ईयर का। ये है 2021 का। ठीक है, 2021 का पूछा रहा है। जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है 2021 का, उसमें भारत का 66वां स्थान है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? प्रव्रजन का, अशोधित मृत्यु दर का, विवाह का या अशोधित जन्म दर का? ये किसका उदाहरण है? देखिए इसमें दो चीजें हैं आपकी, जो ये जन्म दर ये है एक ऑप्शन नंबर सेकंड का, ठीक है, और ऑप्शन नंबर फोर्थ का। प्रव्रजन और विवाह से जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का कोई लेना नहीं है। ठीक है भाई, जन्म दर का संबंध किससे होगा? जो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि है उसका पॉपुलेशन है उसके बढ़ने का सीधा संबंध किससे होगा? जन्म दर और मृत्यु दर से, अशोधित। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? कमी के कारण रोग, अनुवंशिक रोग, संक्रामक रोग या व्यवसाय संबंधी रोग? तो ये किसका एक उदाहरण है? ये आप सभी को पता होगा क्या कि जो हीमोफीलिया है ये एक अनुवांशिक रोग होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। ये याद रखिएगा कि ये जो बीमारी है ये रक्त में यानी कि ब्लड में थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम के जो पदार्थ होता है उसकी कमी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा कहलाती है? जो समान जनसंख्या का घनत्व है, ठीक है, उसको दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबार, आइसोपाइकनिक, आइसोलाइन या आइसोथर्म क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, आइसोपाइकनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतत विकास लक्ष्य 2030 के अंतर्गत लैंगिक समानता का लक्ष्य कौन सा है? पहला, दूसरा, चौथा या पांचवा? तो ये कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, जो लैंगिक समानता है ये सतत विकास लक्ष्य का कौन सा लक्ष्य है? ये पांचवा, SDG का जो 5 है, क्या? जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं
उसका जो 5th गोल है आपका जेंडर इक्वलिटी, वही क्या है आपका, वही उसको हिंदी में लिखा हुआ है लैंगिक समानता। ठीक है, ये किस नंबर का गोल है, ये नंबर 5th का गोल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं, रोगाणु वाहक, वाहक, हौज या ऊष्मायिक, क्या कहते हैं। तो ऐसे रोगाणु जो है आपके, ऐसे कीटों को कहते हैं रोगाणु वाहक। मनुष्यों में जो कीट पतंगों से रोग फैलते हैं उनको रोगाणु वाहक कहते हैं, यानी कि रोगों के वाहक, रोगों को फैलाने वाले। नेक्स्ट देखिए, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं। कौन सा सही है, देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स मतलब एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, गर्भाधान परीक्षण इनमें से कौन से हार्मोन के परीक्षण पर निर्भर है। FSH, प्रोजेस्टेरोन, HCG या LH, किसके जो हार्मोन परीक्षण पर निर्भर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, HCG। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, HCG। देखिए HCG का जो फुल फॉर्म है वो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनोड्रोटैपिन। ठीक है, तो ये है आपका HCG। अच्छा, ये किस लिए वो होता है, ये जो आपका HCG हार्मोन है ये महिलाओं में उनके गर्भावस्था का पता लगाने में महत्वपूर्ण होता है। महिलाओं में पाए जाने वाले इस HCG हार्मोन को गर्भावस्था हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपका HCG हार्मोन है इसको गर्भावस्था हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है और इसका पता महिलाओं के मूत्र की जांच करके लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक गर्भवती महिला को पार्श्व अवस्था में लेटने की सलाह क्यों दी जाती है। गर्भनाल को क्षतिग्रस्त होने से सुरक्षा, भ्रूण को दोषपूर्ण स्थिति में जाने से रोकना, चित्त निम्न रक्तचाप को रोकना या गैस्ट्रिक अंगों के संपीड़न को रोकना। किस लिए सलाह दी जाती है, तो उसको सलाह दी जाती है आपका ऑप्शन नंबर सी, चित्त निम्न रक्तचाप को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, उस स्थिति को क्या कहा जाता है जहां गर्भाशय को आंशिक रूप से या पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है। रेट्रोवर्जन, इन्वर्जन, इन्वोल्यूशन या सब इन्वोल्यूशन, क्या कहा जाता है, तो इस अवस्था को कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन्वर्जन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा इन्वर्जन, मतलब जहां पर गर्भाशय को आंशिक रूप से पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता है उसको कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि माता गर्भावस्था के दौरान डायबिटिक है तो फीटस के विकास पर क्या प्रभाव हो सकते हैं। फीटस यानी कि जो आपका गर्भ में जो शिशु है वो, उस पर क्या प्रभाव, के विकास पर क्या प्रभाव हो सकते हैं। जन्मजात विकृतियां, मृत शिशु पैदा होना, जटिल प्रसव या सभी। तो देखिए, अगर जो गर्भावस्था के दौरान अगर माता को डायबिटीज है तो जो फीटस है उसमें ये तीनों ही लक्षण पाए जा सकते हैं, जैसे जन्मजात विकृति भी हो सकती है, मृत शिशु का पैदा होना भी एक पॉसिबिलिटी है, जटिल प्रसव भी है, और तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, बच्चे के जन्म के कितनी देर बाद प्लेसेंटा को आ जाना चाहिए। 5 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या 60 मिनट। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 मिनट बाद, यानी कि बच्चे के जन्म के आधे घंटे बाद प्लेसेंटा को आ जाना चाहिए। देखिए, प्लेसेंटा महिला के गर्भाशय में स्थित वह स्थिति है जिसे भ्रूण की पोषक थैली कहा जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा को क्या कहते हैं ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। प्लेसेंटा को कहते हैं प्लेसेंटा को
कहा जाता है भ्रूण की पोषक थैली, जिसे एक सिरे से गर्भनाल जुड़ी होती है और दूसरा सिरा बच्चे की नाभि से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा एक ऐसी जीवनदायिनी थैली होती है जो प्रत्येक प्रकार के शिशु की रक्षा करती है और उसे पोषण प्रदान करती है। नेक्स्ट देखिए, प्लेसेंटा में भ्रूण की सतह की तरफ अपारदर्शी अंगूठी दिखाई देती है जिसका ज्यादा महत्व नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है आपका अपरा सक्सेंचुरिटा, अपरा दिपार्टिटा, अपरा त्रिपक्षीय या प्लेसेंटा सर्कमवैलेटा। क्या कहते हैं? तो ये आपका कहला देखिए, जैसे प्लेसेंटा से ये मैच करता हुआ वर्ड भी लग रहा है, क्या? प्लेसेंटा सर्कमवैलेटा। ठीक है, प्लेसेंटा में भ्रूण की सतह की तरफ एक अपारदर्शी अंगूठी या रिंग टाइप की दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा सर्कमवैलेटा। नेक्स्ट देखिए, बीसीजी देने के बाद निशान बनता है 3 दिन, 2 सप्ताह, 1 महीना या 2 महीना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 सप्ताह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव जाति में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? ये तो आप सभी ने क्लास 7th 8th से पढ़ रखा होगा। कितनी जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 23 जोड़ी। और एक जोड़ी में कितने होंगे? एक जोड़ी में 2 क्रोमोसोम होंगे, यानी कि टोटल 46 पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम। लेकिन कितनी जोड़ी पाए जाते हैं? तो जोड़ी में पाए जाते हैं वो 23 जोड़ी। 23 जोड़ी मतलब 46। ठीक है, क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2-2 के पेयर में होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति की युक्ति संगत रूप से सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता किसका अंग है? सूक्ष्म मोटर प्रक्रिया, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या अच्छा प्रबंधन कौशल। तो ये किसकी है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास की। ठीक है, एक व्यक्ति की युक्ति संगत रूप से सोचने और समस्याओं का समाधान करने की जो क्षमता है वो उसका संज्ञानात्मक विकास मतलब उस है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है सामूहिक सभा, गृह भेंट, भूमिका अभिनय या विधि प्रदर्शन। कौन सी है? तो देखिए, जो वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तन करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण विधि है वो है आपका नंबर सी, भूमिका अभिनय। ठीक है, देखिए इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों की भूमिका का अभिनय किया जाता है जिससे जो व्यक्ति हैं उनका अनुकरण कर सकें। नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण हैं शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना, स्थल क्रियात्मक कौशलों का विकास, दूसरों पर निर्भर रहना या शारीरिक भिन्नता का विकास। तो आपसे पूछा किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो किशोरावस्था में देखिए, किशोरावस्था में जो शरीर होता है बच्चों का, यानी कि जो टीनेज बच्चे होते हैं उनके जो हार्मोनल चेंज, उनके जो फिजिकल चेंज होते हैं उनकी बॉडी में, वो सबसे तेजी से होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी जो होता है उसमें एक बच्चे से एक बच्चे की यात्रा चलती है एक बालक से युवा बनने की। ठीक है, तो इसमें जो शरीर है बच्चे का वो बहुत तेजी से बदलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ठीक है, तो नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर सी, 270। देखिए, जो एक वयस्क इंसान के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन जो नवजात शिशु होता है उसके शरीर में 270 हड्डियां पाई जाती हैं और ये बहुत ही लचीली होती हैं। ठीक है, ये हो गई बात नवजात शिशु की। और जब बच्चा 13-14 साल तक की आयु में पहुंचता है तो उसकी हड्डियों की संख्या 250 हो जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे वो परिपक्व होता है और एक वयस्क बनता है वैसे तब उसकी हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हड्डियों की संख्या 270 होती है। जब वो 13-14 वर्ष की अवस्था में होता है तो उसकी हड्डियों की संख्या 250 होती है, 250। और जब वो वयस्क हो जाता है तब उसकी हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो जोन्स के अनुसार जो विकास की अवस्था है वो कौन सी नहीं है?
ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये अगर आपको नहीं भी पता तो हम कॉमन सेंस से कर सकते थे भाई, प्रौढ़ावस्था में कौन सा विकास होगा, है ना। शैशवावस्था में भी इंसान का विकास होता है, शरीर से भी और मानसिक रूप से भी, बाल्यावस्था में भी होता है, किशोर। लेकिन जो प्रौढ़ावस्था है इसमें आपका विकास नहीं होता शरीर का, बल्कि उल्टा क्या होता है, जो आपका शरीर वो धीरे धीरे मतलब बूढ़ा होता जाता है, जो उसके फंक्शंस है वो धीरे धीरे निष्क्रिय होते जाते हैं, और इसी तरह से व्यक्ति क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन डैश कहलाता है, बीकोस्ट, वेमिन, मृदु भोजन या बिस्किट। ये आपका भी रिपीटेड क्वेश्चन, आप पीछे इसको पढ़ चुके हैं, तो ये कहलाता है आपका बीकोस्ट। ठीक है, जो नवजात बच्चा है उसके भोजन में जो ठोस पदार्थ उसको देने शुरू किए जाते हैं, ठोस भोजन जोड़ा जाता है, उसको बीकोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का हो जाता है 2 गुना, 3 गुना, कोई परिवर्तन नहीं, 4 गुना। कितना हो जाता है, वो हो जाता है अपने उसका 3 गुना। यानी आपसे पूछ रहा है जब बच्चा पैदा होता है और जब वो 1 साल का हो जाता है तो उसके वजन में कितना परिवर्तन आता है, वो अपने जन्म के समय के कंपेयर की तुलना में अपने पहले जन्मदिन पर कितने, उसका जो वजन है वो कितना गुना हो जाता है, तो हो जाता है लगभग 3 गुना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं, क्या कहलाती हैं, वृद्धि, परिपक्वता, विकास या कोई नहीं। ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं आपकी परिपक्वता। ठीक है, व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे सुविधा देने लगती हैं, यही क्या होती है, धीरे धीरे इंसान की जो मैच्योरिटी होती है, फिजिकल भी मेंटल भी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 2 से 3 बार रिवीजन जरूर करिएगा, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।